सबसे पहले ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये उत्तर भारत में मैदान है इसलिए इसको उत्तर भारत का विशाल मैदान बोल रहे हैं। और इसके पीछे जो ऊपर चल रहा है ये हिमालय पर्वत है। कौन सा पर्वत है? हिमालय। अब ये उत्तर भारत के विशाल मैदान में क्या क्या याद रखना है? सबसे पहली बात, ये जो हिमालय है मेरे हाथ पे रखा हुआ, ठीक है, मेरे हाथ की जगह हिमालय, यहाँ से कई सारी नदियां निकलती है, जैसे सिंधु, झेलम, रावी, चिनाब, व्यास, गंगा, यमुना, ये सारी नदियां हिमालय से निकलती हैं, ठीक है। तो अब इधर साइड में बनाता हूँ एक पर्वत बनाया, यहाँ से नदी निकली, ये निकलती हुई दिखा दी मैंने। नदी हिमालय से जो भी नदी निकलती है वो हिमालय से पूरी नीचे तक आती है, ठीक है, और नीचे आती है तो रास्ते में जितना उसके अंदर बहा कर लाई है वो अवसाद, वो सब नीचे लाके बिछा देगी, ठीक है। नदी पहाड़ से उतरेगी और रास्ते में जितना भी उसमें कचरा है, अवसाद है, सबको अपने साथ बहा कर लाएगी, और जब पहाड़ से नीचे उतरेगी यहाँ तो नीचे क्या करेगी? उन सबको बिछा देगी, जितना अवसाद लेकर आई है। अब ये बिछता चला जाएगा, एक के बाद एक बिछता चला जाएगा, और सालों बाद एक मैदान पूरा तैयार होगा, एकदम प्लेन एरिया। इसी को बोलेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। मतलब ये पर्वत है और इस पर्वत से कई नदियां निकलती है, उन नदियों ने ही इस मैदान का निर्माण किया है, और इस मैदान को बनाने में मुख्य रूप से गंगा नदी का महत्वपूर्ण योगदान है। गंगा यहां से निकलती है उत्तराखंड गंगोत्री से, और यहां से निकल के देखिए, गंगा ऐसे ही बना देता हूं अभी, तो ये जा रही गंगा, ठीक है, ये गंगा जा रही है, तो ये पूरे क्षेत्र में इसका निर्माण गंगा ने किया है, गंगा और यमुना नदियों ने किया है। इधर चले पंजाब और हिमाचल की बात करें तो यहाँ एक सतलज नदी देख लीजिए कैसे जाती है। सतलज ये बाहर से आती है और भारत में पंजाब हिमाचल से जाती है, तो यहाँ पंजाब और हिमाचल में सतलज नदी ने किया। और इधर ये जो मैं इतना इतना बता रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको, ये भी है असम का क्षेत्र। असम में भी इस मैदान का निर्माण है, ठीक है, और असम में इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी ने किया है। किसने किया है? ब्रह्मपुत्र नदी ने। तो आपको याद रखना है, पहला तो पूछेगा कि उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किसके द्वारा हुआ? आप बोलेंगे हिमालय की नदियों के द्वारा। और हिमालय की नदियां आई हैं, ऐसा नहीं है, कुछ नीचे की भी नदियां हैं जो नीचे से निकलकर ऊपर की तरफ गई हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल सोन नदी, कौन सी नदी? सोन हमारे यहां से निकल के ऊपर जा रही है, गंगा में मिल रही है, ठीक है ना, तो सोन का भी कंट्रीब्यूशन है, मगर मुख्य रूप से हिमालय की नदियों ने इस मैदान को बनाया है। और नदियां मार्ग से अपर्दन करके लाएंगे। अपर्दन मतलब इरोजन, समझते हैं इरोजन? अपर्दन मतलब नदी के द्वारा किसी चीज को उठाकर अपने साथ बहाकर ले जाना और कहीं और बिछा देना, इस क्रिया को अपर्दन बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। स्कूल में आपने सॉइल इरोजन या मृदा अपर्दन पढ़ा है, ठीक है। तो इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ? अपर्दन की क्रिया से हुआ है। अब अपर्दन की क्रिया से जब भी मैदान बनेगा तो आप बोलेंगे जलोढ़ मिट्टी का मैदान बनेगा। कौन सी मिट्टी? मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी का मैदान बनता है। देखिए भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिनमें आपको 4 प्रकार की मेन होती है, जिसमें पूरा इंडिया कवर हो जाता है, ठीक है, 4, जिसमें आप बात करेंगे जलोढ़, इट मींस एलुवियल, काली मिट्टी इट मींस ब्लैक, रेड मतलब लाल, और लेटेराइट मतलब लेटेराइट, ठीक है। तो ये जलोढ़ मिट्टी का मैदान है, और जहां पर भारत में जलोढ़ मिट्टी होती है वहां पर गेहूं के लिए, गन्ने के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है, अच्छी मिट्टी मानी जाती है। तो ये जो भारत का क्षेत्र है जिसपे मैं हाथ रख रहा हूं, ये गंगा का जो मैदान है, अब इसको नाम क्या देते हैं? यहाँ इसका नाम है ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो यहाँ इसका नाम है सिंधु का, यहाँ गंगा का, तो इसको इस नाम से भी बोलते हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी मिट्टी बताई मैंने? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा फर्टाइल मिट्टी है। 8 प्रकार की मिट्टी भारत में होगी। आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी का नाम बताइए, आप क्या बोलेंगे? जलोढ़ मिट्टी। वो पूछेगा गेहूं के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी, आप बोलेंगे जलोढ़ मिट्टी। इंग्लिश वाले बोलेंगे एलुवियल सॉइल। क्या बोलेंगे? एलुअल साइड। देखो ये मैदान बहुत बड़ा है बेटा, ध्यान से देखिए। ये जो हिमालय है, ये हिमालय मैंने बताया था जब पढ़ाते समय 5 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब हिमालय ने जो जगह ली आपकी जमीन, वो कितनी लिखी है? 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। मगर ये जो मैदान जगह ले रहा है, ये मैदान ले रहा है 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हिमालय से तो बड़ी जगह ले रहा है, मगर आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि हिमालय का तो भारत के बाहर भी एक्सपांशन है, ठीक है ना। हिमालय तो नेपाल में भी है, भूटान में भी है हिमालय का। फिर भी यदि पूछता है हिमालय का सबसे बड़ा पार्ट किस देश के पास है, तो हमारे ही पास आता है, ठीक है ना। भले नेपाल पूरा हिमालय पर है, मगर ज्यादा एरिया कौन लेते हैं? हम। तो ये 5 लाख किलोमीटर में, ये 7 लाख किलोमीटर में। मगर इस मैदान को इधर ले जाऊं तो ये देखो एक नदी सतलज के ऊपर, ये सिंधु नदी है। कौन सी नदी है ये? तो भैया ये तो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान आ गया। मतलब पाकिस्तान में भी इस मैदान का निर्माण हुआ होगा, ठीक है ना। तो मैं आगे बढ़ाऊं इस मैदान को, तो ये लो, इस मैदान को आगे बढ़ा दिया, तो आप बोलेंगे ये मैदान तो पाकिस्तान से चला आ रहा है। पाकिस्तान में सिंधु नदी ने इसको बनाया है, भारत में पंजाब और हिमाचल में सतलज ने बनाया है, यूपी बिहार
बिहार में, बंगाल के कुछ एरिया में गंगा ने बनाया है और असम के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया है। इन नदियों की वजह से बना है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान से शुरू होता है बेटा और पूरे उत्तर भारत में आता है। इसमें मुख्य रूप से पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार ये सब आते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब ये तीसरा जो मैंने कल बताया था आपको, प्रायद्वीपीय भारत, ये 16 लाख किलोमीटर में फैला है। कितने में फैला है? 16। तो भैया 5 लाख, 7 लाख, 16 लाख, तो 2 क्वेश्चन तो आपके लिए बनेंगे ही बनेंगे। कल भी बताया था कि सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, सबसे बड़ा भौतिक भाग, फिजिकल डिवीजन सबसे बड़ा कौन सा है? पेनिसुलर इंडिया। कौन सा है? पेनिसुलर इंडिया। मगर ये पेनिसुलर इंडिया 16 लाख किलोमीटर में है, मगर यहां पर पॉपुलेशन कम है। इसमें देखो पूरा महाराष्ट्र, तेलंगाना सब आ रहे हैं कि नहीं आपके साउथ के, और इसमें कौन आ रहा है? यूपी, बिहार, और यूपी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, पॉपुलेशन वाला राज्य, ठीक है। तो आपसे पूछेगा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा फिजिकल डिवीजन कौन सा है? आप बोलेंगे उत्तर भारत का मैदान। क्या बोलेंगे? या गंगा यमुना का मैदान, या गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान, किसी भी नाम से आ जाए आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। यहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है सर, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा फिजिकल डिवीजन है। दूसरी बात सीखेंगे, जब 7 लाख किलोमीटर में फैला है, ये 16 में फैला है, तो 7 लाख में ज्यादा लोग रह रहे हैं, जनसंख्या ज्यादा है, तो उससे घनत्व बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? तो वो पूछेगा जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहां पर है, तो बोलेंगे पॉपुलेशन भी यहां पर है और पॉपुलेशन का डेंसिटी भी यहां पर है। जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व दोनों के मामले में इसका नाम नंबर 1 पे रहेगा, यह है गंगा यमुना का मैदान या उत्तर भारत का मैदान। जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। अब देखिए, जब जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी बेटा, तो जलोढ़ तो सबसे ज्यादा फर्टाइल बता रहे हैं, तो ये जो क्षेत्र है बेटा, ये भारत में क्या होता है? भारत में सबसे ज्यादा खाद्यान्न, खाद्यान्न मतलब खाने वाली उपज, सबसे ज्यादा खाद्यान्न यहीं पर उत्पादित होता है। फूड क्रॉप्स सबसे ज्यादा, ठीक है ना, खाद्य फसलें जो हम खाते हैं। तो भारत का मैक्सिमम फूड बेल्ट है ये, ठीक है ना, ये पूरे इंडिया का फूड बेल्ट कहलाता है। आपको ये भी याद रखना है कि यहां पर भारत का 50% से ज्यादा, मोर देन 50% फूड क्रॉप्स होता है। कहां पर? उत्तर भारत के मैदान में। ये भी याद रखेंगे, उत्तर भारत का मैदान। दूसरी बात ये याद रखना है, ये मैदान कैसा है? ये मैदान आपको मालूम, मैदान है तो समतल होगा, ठीक है। इसका स्लोप किधर है? इसका मुख्य स्लोप इस तरफ है, मुख्य स्लोप इस तरफ है। ये जो गंगा नदी उधर गई है, इन्हीं के नीचे देखेंगे तो यमुना भी चल रही है, ये यमुना नदी है। गंगा और यमुना उधर जा रही है, तो इसका ढाल भी आपको याद रखना किस तरफ है। अब मेन बात क्या याद रखना, इसमें कुछ टर्म्स आती है, जैसे एक का नाम होता है भाबर। क्या होता है भाबर? के अलावा बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है, रेह क्या होता है, कल्लर क्या होता है, आपको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज दे रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। अब एक नदी के बारे में समझाते हैं, एक नदी की क्या स्थिति होती है, देखिए जरा सभी लोग। ये मैंने हिमालय पर्वत बना दिया, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, सिर्फ सुनना और समझना है, आज याद नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। ये यहां से गंगा निकल रही है, ये मैंने गंगा को निकाल दिया, ये मैंने गंगा निकाल दिया आपके सामने। चित्र देख लेना आप ध्यान से, आपको ये पूरी बात याद रखना है जो मैं सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। ये यहां से निकली, मान लो यहां से गंगा नदी निकली, गंगा निकलती है गंगोत्री से। कहां से निकलती है? गंगोत्री। चलो गंगा भी देखना है, तो वैसे तो नदियां अगले टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा, मगर अभी आप गंगा तो देख ही लो। ये देखो, ये गंगा निकली सामान्य रूप से, ये निकल गई, ये उत्तराखंड के सबसे ऊपर से निकली है, ऊपर, ठीक है, गंगोत्री नाम का स्थान है। गंगा गंगोत्री से निकली, अब क्या होगा मैं बता दूं, ये उत्तराखंड बेटा पूरा पहाड़ पे है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला? हिमालय। अब जरा हिमालय एक बार देख लो इस पे नक्शे पे, ये जा रहा है हिमालय, दिख गया सबको हिमालय, ये हिमालय। अब कौन कौन फंसा? हिमाचल आ गया उसमें हिमालय में, और कौन आ गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड आ गया ना बेटा, तो उत्तराखंड तो गया पहाड़ पे, मतलब यहां पर ऊंचा होगा, ठीक है। और जैसे ये ग्रीन कलर का दिख रहा है उत्तर प्रदेश, यहां पे लग गया मैदान, ठीक है। उत्तराखंड गया इस पार्ट में, पार्ट नंबर 1 में, और उत्तर प्रदेश गया पार्ट नंबर 2 में। उत्तर प्रदेश में पूरा मैदान है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं उत्तराखंड में जब तक गंगा नदी रहेगी तब तक गंगा पहाड़ पे चलेगी। कहां पे चलेगी? क्योंकि उत्तराखंड पूरा पहाड़ी इलाका है। अब देखो, अब इसको ध्यान से देख लो, ये देखो, मान लो ये उत्तराखंड का बेल्ट है, ठीक है, तो गंगा पहाड़ से उतरेगी। अब कोई नदी पहाड़ से उतरेगी तो ध्यान रखना, नदी जब उत्पत्ति हुई है नदी की तो पहाड़ है, और पहाड़ से जब उतरेगी ऐसे ऐसे करके नीचे उतरेगी, ठीक है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा वेग होगा, वेग यानी वेलोसिटी, उस पानी में बहुत ताकत होगी, ठीक है ना, बड़ी तेजी के साथ निकलेगी, बड़ी तेजी के साथ, जैसे पहाड़ से उतर रही है। अब मान लो कहीं पर ज्यादा दूरी आ गई तो वो पानी जोर से गिरेगा, तो वहां पर ऐसे ही इसमें पानी गिराऊंगा ऐसे, तो ये गड्ढा हो जाएगा, मतलब घाटी भी बन जाएगी, मतलब वैली का निर्माण होगा। मतलब उत्तर भारत में ज्यादा घाटियां क्यों मिलती हैं? क्योंकि उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो यंग हैं। कैसी हैं? यंग है, मतलब जवान है। ये जो नदियां हैं, उत्तर भारत की नदियां, ये पहाड़ पर चलती हैं, और पहाड़ पर जब तक नदी पहाड़ पर चलेगी, जब तक नदी पहाड़ से नीचे उतरेगी, तब तक नदी जवान है, तब तक नदी भी कैसी है? यंग। यंग मतलब एकदम जवान है, और जवान आदमी जैसे चलता है एकदम फुर्ती में चलता है, उसमें
बहुत ताकत होती है, तो वैसे नदी का पानी बहुत तेजी से चल रहा है। आपको सिर्फ इतना समझा रहे हैं कि पहाड़ी मार्ग पर नदी की जवानी होती है और नदी इस जवान एज में, यंग एज में बहुत तेज चलती है, उसका वेग बहुत ज्यादा होता है, उसके वेग के कारण बड़ी बड़ी घाटियों का निर्माण हो जाता है। अब देखो, अब ये मुड़ के ऐसे गंगा नदी आ रही, तो रास्ते में कोई चट्टान आई और उस पर पड़ा तो चट्टान ही टूट जाती है, और चट्टान काहे में आ जाती है? नदी के पानी में। अब देखो मैं चट्टान बनाता हूं, देखो ये रास्ते से आ रही है गंगा नदी, दिख रही है आपको। अब देखो इसमें मैंने बीच में पॉइंट्स बना दिए, ये जितने मैंने पॉइंट्स बनाए ये आपको छोटा छोटा बना रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े जिनको तोड़कर वो अपने अंदर लेकर आ रही है। अब आ गई नीचे, अब ये पहाड़ खत्म हुआ, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? पहाड़ खत्म हुआ, जैसे पहाड़ खत्म होगा आप बोलेंगे मैदान शुरू हो गया, ये मैदान शुरू हो गया। देखिए ये पहाड़ कंप्लीट हुआ और नीचे कौन आ गया? मैदान, ठीक है ना, और हिमालय पर्वत यहां तक। अब यहां पर आकर जो जितने कंकर पत्थर इसने रखे हैं ये मैंने सब जमा दिए। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, जब रास्ते में आई है तो बहुत सारी बड़ी बड़ी चट्टानें लाई है, बड़ी बड़ी चट्टानें लाई है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लाई है, ठीक है, और उसको लाते से मैदान में सब जमा दिया, ठीक है ना। जैसे ये आपका माउंटेन है, यहां से नदी आई और जब यहां मैदान में गिरेगी तो नीचे जमेगा सब, ठीक है ना। सबसे पहले ये जमा और ये कंकड़ पत्थर बहुत सारी चट्टान जैसा फैल गया और ये इसका नाम पड़ गया, इसको आप बोलेंगे भाबर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? भाबर। ये सारी टर्म आएगी आपको एमपीपीएससी में, इसलिए सिखा रहे हैं, ठीक है, प्री में। ये लिख दिया, ये भाबर है, भाबर। अब मैं पूछूंगा भाबर कहां है, तो आपको बताना पड़ेगा माउंटेन के ठीक साउथ में, मैदान का जो भी पहला पार्ट आएगा वो क्या बनेगा? भाबर। इस नजरिए से देखो, इस नजरिए से देखो, यहां से निकाल रहा हूं नदी, देखो ये नदी आ रही, अभी पहाड़ पे चल रही है हिमालय, ठीक है, और पहाड़ से उतर के एकदम लास्ट में जैसी आएगी तो यहीं पर भाबर बनेगा कि नहीं बनेगा? ये भाबर बन गया, ठीक है ना, समझ गए। अब भाबर में क्या हुआ? भाबर में ये हुआ कि ये तो पूरी चट्टान बनाई सर ने, अब चट्टान के ऊपर चट्टान सब जम गई, तो जो पानी रहेगा वो कहां जाएगा? पानी भी तो है ना साथ में नदी का, तो पानी इन चट्टानों के बीच में जो गैप है ना, चट्टानों के बीच में गैप तो हो गई, ठीक है ना, पारगम में चट्टान है, वो अंदर घुस जाएगा, पानी अंदर घुस जाएगा, तो यहां पर क्या होगा? यहां पे चट्टान तो दिख रही है और पानी चला गया उनकी गैप में, तो आप बोलेंगे अरे नदी तो गायब हो गई। नदी क्या हो गई? विलुप्त हो गई। आपसे पूछेगा हिमालय की नदियां कहां पर आकर गायब हो जाती है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना कैसे गायब हो जाती है, आपको बोलना भाबर में गायब होगी। कहां पर? भाबर रीजन में हिमालय से आने वाली छोटी मोटी नदियां, बड़ी नदियां गायब हो जाती है, क्योंकि गायब कहां होती है? उनका पानी इन चट्टानों के बीच में चला जाता है। अब आप बताइए, आप मुझको बताइए बेटा, ये मैं चट्टान बना रहा हूं आपके सामने, ये चट्टान बना दी, ये चट्टान बना, ध्यान से देखो। अब ये चट्टान है, मान लो रखा हुआ, सारे पत्थर रखे, ऊपर से कोई पानी डालेगा तो पानी तो गैप में से अंदर चले जाएगा, मगर अंदर जाएगा तो नीचे जमीन पे तो जाएगा। तो भैया यहाँ पर पानी तो गायब हो गया, मगर पानी नीचे तल में गया होगा, और तल में जाने के बाद पानी थोड़ा आगे आके निकलेगा, ठीक है ना। आपको उदाहरण दे रहा हूँ, एक घरों में आपको होता है, आपके पक्के मकान पे छत डालते हैं आप, छत डालने के लिए गिट्टी आती है, पत्थर के टुकड़े समझते हैं, गिट्टी आपके घर के सामने आती है, आप वो गिट्टी को समझ लो भाबर है, ये भाबर है, मतलब उसमें सब चट्टान के टुकड़े। अब आप एक जग पानी लेके उस पर डालोगे तो गिट्टी में अंदर घुसेगा कि नहीं? इधर उधर से आप पूरा पाइप, बोरिंग वाला पाइप पकड़ के खड़े हो जाओ, आप उसको नदी समझ लो, और गिट्टी पे डाल रहे हो तो पानी दिखेगा क्या? नहीं, मगर वो तो गिट्टी में जा रहा है नीचे, मगर वो नीचे तो जा रहा होगा जमीन में, और आप डालते रहेंगे मैं तो बोरिंग बंद ही नहीं करूंगा, ठीक है ना, पानी डाल दो, कहाँ रहा है, तो क्या होगा? नीचे जमीन में जाएगा और नीचे जाके निकलेगा कि नहीं साइड से। तो बस ये भाबर में जो नदियां छुप गई थी, चट्टानों में गैप के कारण, वो फिर और आगे चलो दक्षिण में, इसके दक्षिण में आके उन नदियों का पानी बहुत बड़े स्तर में फैल गया, और इसको नाम दे दिया तराई। क्या नाम दे दिया? आपको सिर्फ 2 शब्द सिखाने थे, भाबर और तराई। वो ऐसा पूछेगा। अब एक बात बताओ मुझको बेटा, ये हिमालय पर्वत है, जरा बोलिए हिमालय के 4 पार्ट करे थे, ट्रांस, महान, लघु और शिवालिक। मतलब ये जो मैदान, ये जो भाबर बन रहा है, भाबर ठीक शिवालिक के नीचे बनेगा, ठीक शिवालिक के नीचे। वो क्वेश्चन पूछते हैं भाबर के तुरंत ऊपर क्या है, तो आपको बोलना शिवालिक है। भाबर के तुरंत नीचे क्या है, आप बोलना तराई है। क्या है? भाबर के नॉर्थ में शिवालिक के पैर पे, ऐसा पूछेगा, फुट बोलते हैं उसको। इसके गिरिपद पर क्या है, तो आप बोलेंगे हिमालय के गिरिपद पे भाबर प्रदेश है, जो कि कंकर पत्थर और चट्टान वाला है। एग्रीकल्चर यहां पर नहीं होगा, बड़ी बड़ी चट्टान के टुकड़े हैं जिसमें नदी गायब हो चुकी है, और नदी जो गायब हुई वो बाद में आके अब उसी नदी का पानी
उसी नदी का पानी देखो कितने दूर में फैल गया। कोई को दिख रहा है कि यहाँ पर नदी जैसा डिजाइन बनाया सर ने, तो समुद्र जैसा दिख रहा है, पूरा गोल बनाया ना। तो यहां से भी यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्षेत्र है जहां नदियों की कोई दिशा ही नहीं होती? तो आप बोलेंगे तराई। तराई तो ऐसा बड़ा सा क्षेत्र है जहां पर नदियों का पानी दूर दूर तक फैल जाता है। वो नदी नहीं, समुद्र, छोटे समुद्र की तरह दिखाई देती है। अब क्या करें, ये नदी नहीं बन गया, नदा बन गया पूरा गोल, ठीक है ना। अब ये जो मैंने प्लेट बनाई है, ये मैदान है। अब इस मैदान का ढाल किधर है? अब मान लो इस मैदान का ढाल इधर है, मेरा हाथ दिख रहा है, तो यहां पे पानी छोड़ूंगा तो इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जिधर इसके बाद जिधर ढाल होगा उधर नदी चलना शुरू करेगी, और तराई से वो लेगी दिशा ढाल के अनुसार। और मान लो गंगा को ढाल मिला उधर और गंगा चल पड़ी इधर। कोई डाउट यहां तक किसी को? अब यहां से ये मैंने रख दिया तराई। तराई के बाद से नदी का दूसरा जीवन शुरू हुआ, नदी की जवानी समाप्त हुई और नदी की मीडियम स्टेज या प्रौढ़ अवस्था शुरू हो गई। जिस प्रकार मनुष्य जवान, प्रौढ़ और बूढ़ा होता है, उसी प्रकार नदी, पर्वत, पठार, इनके सबके साथ भी यही स्थिति होती है। नदी भी जवान होती है, प्रौढ़ होती है और बूढ़ी हो जाती है। चले आगे, अब आगे चलते हैं। मैं पूछूंगा नदी की नवीन, नदी की यंग स्टेज, कोई भी नदी की यंग स्टेज आप बोलेंगे उसके पर्वत वाले रास्ते तक वो जवान है। उसके बाद भाबर आपको समझ में आ गया, विलुप्त हो जाएंगी। तराई आपको समझ में आ गया, तराई कैसी जगह है? तराई दलदली क्षेत्र है। तराई कैसा क्षेत्र है? दलदली क्षेत्र, जहां पर नदियां बहुत बड़े भाग में फैल गई है। और भाबर के किधर है? साउथ में, भाबर के साउथ में तराई। तराई के बाद गंगा चली आगे, गंगा चली गई आगे। अब यहां पर दो शब्द आपको सिखाए गए, तराई सिखाया गया क्या होता है और भाबर सिखाया गया क्या होता है। अब आपको एक और सिखा, चूंकि आप में से मैक्सिमम बच्चे फ्रेशर है, तो ये डेल्टा भी आप समझ लीजिए। डेल्टा क्या होता है? लगे हाथ, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लास है, इसमें याद नहीं करना है, सुनना है सिर्फ, ठीक है ना। आप लोग सुने शांति से। देखिए, अब देखिए बेटा, ध्यान से देखिए। रास्ते से जितने चट्टान के टुकड़े लाई थी वो तो सब यहाँ लगा दिए। अब भैया फिर चली, फिर इसके रास्ते में अवसाद मिलेगा, अवसाद मतलब कचरा वगैरह सब रहेगा। तो ये क्या करेगी? ये नदी चलेगी, इसको थोड़ा बढ़ा ले, गंगा नदी है ना, इसको इतनी दूर तक ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक ले जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अब इसमें फिर इसमें कचरा या अवसाद आएगा ना बेटा, तो ये उसको भी अपने साथ लेके चलेगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इस समय क्या होगा, नदी में इधर भी कचरा है और इधर भी कचरा है। कचरा बोलेंगे आप, अवसाद बोल सकते हैं, रास्ते से जो भी बहाकर लाई है, ठीक है। अब ये कोने कोने पे मैंने कचरा बनाया है, आपको मैं इसका छोटा रूप दिखा देता हूं तो आपको समझ में आएगा। आप माता जी, गणेश जी ठंडे करने जाते हैं, हार फूल सब देखते हैं, अभी तो बंद हो गया, नदियों की सफाई हो गई, मगर पहले फेंक देते थे लोग। जितना माता जी का वो फूल, हार, चुन्नी आपकी फेंकते हो, वो सब कचरा बीचों बीच चलता है कि साइड में रहता है? वो किनारे पे रहता है ना। क्यों क्यों किनारे पे रहता है? क्योंकि वो जो पानी चल रहा है उसका मीडियम वेग है, वो मीडियम वेग से चल रहा है, मध्यम चाल से चल रहा है, मध्यम वेलोसिटी है। आप याद करें, जब वो नदी जवान थी तो बहुत तेजी से आ रही थी, मगर अब नदी जवान नहीं है, प्रौढ़ अवस्था है। अब नदी की स्पीड, पानी का वेलोसिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्लियर? अब मीडियम वेलोसिटी में क्या करेगा, जैसे मैं पानी हूं, मैं चल रहा हूं, मेरे ऊपर किसी ने कुछ फेंका, कचरा है, तो मैं उसको ऐसे धक्का दूंगा, ऐसे साइड में, ऐसे किनारे किनारे में लेकर चलूंगा उसको, ठीक है। आपने इसका छोटा स्वरूप देखा नदियों में। अब ये देखिए, ये दोनों तरफ इसके अवसाद जमा है, कचरा जमा है, और नदी मीडियम चाल से चलती जा रही है। मगर अब चलती गई, बहुत लंबी दूर तक जाना है नदी को, और जैसे गंगा की बात करें तो 2525 किलोमीटर जाना है उसको, ठीक है। अब आगे चलें, ये आ गया समुद्र, ये आ गया समुद्र। अब यहां देखिए, यहां पर नदी तो साइड साइड में इसका अवसाद लेकर आई थी, मगर अब क्या हुआ, जब वो लंबा मार्ग तय कर लिया बेटा उसने, तो यहां पर आके वो बूढ़ी हो गई, बहुत लंबा मार्ग चली। अब बूढ़े होने के बाद जैसे इंसान स्लो हो जाता है चलने में, लाठी लेके चल, वैसे नदी भी अभी शुरू में पहाड़ पे तो नदी धड़ाधड़ बहुत गुस्से में आ रही थी, कोई चट्टान आएगी उसको तोड़ तक देगी, ठीक है, अपने में ले लेगी। मगर यहाँ के मीडियम हो गई और अवसाद को साइड में दोनों किनारे पे धक्का देने लगी। मगर अब बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापा आ गया, नदी को लंबा मार्ग तय कर लिया, समुद्र मिलने वाला है, समुद्र में गिरना है, ठीक है ना। और नदी की स्पीड कैसी हो जाएगी, बिल्कुल स्लो, और पानी ऐसे चलेगा धीरे धीरे, जैसे आप कभी आपका पेपर नहीं निकलता तो आप ऐसे आते हो सेंटर से, ठीक है। तो भैया नदी की स्पीड कैसी हो गई, ऐसे धीरे धीरे। नदी शुरू में बहुत तेज चली थी, कब, जब तक पहाड़ पे थी। तराई के बाद उसने मीडियम वेग लिया और समुद्र के किनारे वो थक गई है, वो बुजुर्ग हो गई, नदी की वृद्ध अवस्था मानी जाती है, बुढ़ापा माना जाता है। और अब इस पानी में ताकत नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा है, देख लो अब ऐसे पानी, ठीक है। अब होगा क्या, अब ये जो इधर इधर का कचरा जो साइड में चल रहा था, वो वेग की वजह से साइड में था। जब नदी के पानी का वेग कम कर दो तो कचरा आके ऊपर आ जाएगा सामने, ऐसा जैसे मैंने हाथ लाया ना दोनों, वो पूरा कचरा इसके मुंह पे आके जमा हो जाएगा। ये देखो मैंने जमा दिया, ये पूरा कचरा जमा दिया आपके सामने। अब नदी जम गई यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, अब आप देखिए कचरा सामने आ गया पूरा, नदी का पानी मेरा उंगली रखी दिख रहा है, नदी शांत रूप से खड़ी हो गई कि भैया तू हट, तू हटे तो मैं कहाँ जाऊं, समुद्र में जाऊं। अब सामने कचरा है, अब उस कचरे का लोड रहेगा ना बहुत गाद का, तो नदी में यदि पानी में ताकत होगी तो वो जोर से धक्का दे देगा,
कचरा भी चला जाएगा, पानी भी चला, मगर नदी में वेलोसिटी बची है क्या? नहीं। तो कचरा आ गया सामने और रुक गया और नदी खड़ी हो गई, ठीक है, जाने की जगह ही नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है, नहीं तो धक्का दे देगी, वेलोसिटी नहीं है ना बेटा। तो क्या होगा फिर? वो क्या करेगा? पानी, वो पानी देखेगा किधर से कमजोर रास्ता है, किधर से मैं एंट्री मार सकता हूं। जैसे ट्रैफिक पुलिस को देख के आप कैसे गली में से एंट्री मार दो, तो किधर से जुगाड़ होगा, ठीक है। तो देखो पानी की एक धारा, देखो इधर का कचरा कमजोर है, देखो कमजोर कचरा काट रहा हूं, ये काटा घुमा के, ये दिख गया, एक लाइन आ गई, एक धारा, जिधर का कटता जाएगा पानी काटेगा जितना पानी में वेग बचा है, ठीक है, और एक धारा ये आ गई। ऐसी कई धाराएं, और नदी जब समुद्र में मिल रही है तो इन धाराओं के रूप में पानी गिर रहा है, क्योंकि उसका पूरा अवसाद उसके मुहाने पर आ गया है, ठीक है ना, मुंह पर आ गया है समुद्र को गिरने से पहले। तो ऐसी धाराओं के रूप में पानी गिरेगा, समझ गए? मेरी उंगली जो है आप समझ लीजिए कचरा हटा नहीं है, और बीच में से क्या गिर रहा है? पानी गिर रहा है धाराओं के रूप में। इसी पंजाकार आकृति को डेल्टा बोलते हैं। बोलिए क्या बोलते हैं? ये पूरी कहानी का। अब जरा दो शब्द बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, देखिए जरा सभी लोग देखिए, दो शब्द, बांगर एंड खादर। बांगर एंड, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछते हैं, बांगर क्या है, खादर क्या है, ठीक है। पहले तो मैं बोल दूं, इन दोनों को बोलते हैं कांप। कांप जैसे कांपता ना, कांप प्रदेश बोलते हैं। इंग्लिश में इसका सरल नाम है कांप, हिंदी में कठिन है, इसको इंग्लिश में वही बोलते हैं जो जलोढ़ को बोलते हैं, एलुवियल। क्या बोलते हैं इसको? एलुवियल। तो एलुवियल रीजन जो बन रहा है, कांप प्रदेश दो होंगे, बांगर और खादर, मुख्य दो कांप प्रदेश बनाएगी बांगर और खादर। आप कुछ नहीं, आप नॉर्मल सोचिए, इसको मिटा दें, ये हो गया, समझ में आ गया, डेल्टा भाबर, ये भाबर बता दिया, ये तराई बता दिया। नॉर्मल सोचिए, देखिए यहां पर ये पानी आ रहा है, ठीक है, यहां पर बाढ़ का पानी आया, नदी का पानी पूरा फैल गया, ध्यान देना मेरी बात पे। और ये जो एक टापू बना रहा हूं, टापू टाइप का बना दिया, ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा ऊपर है, तो ये ऊपर होगा तो इस पे, इसकी मिट्टी पे पानी आया क्या? नहीं, इसके साइड में रहेगा पानी। तो हम बोल रहे हैं पहले बांगर। बांगर क्या होता है? आप बोलेंगे बांगर ऐसे ऊंचे स्थान है, ऊंचे स्थान है, ठीक है ना, जहां पर नदियों की जो बाढ़ आ रही है हर साल, इसका पानी उस पर नहीं पहुंच पाता है। तो क्या यहां की मिट्टी बदल पाएगी? नहीं। यस या नो भाई? यदि हर साल बाढ़ आ रही है, हर साल बाढ़ आ रही है, ठीक है, इस पे बाढ़ आ रही है, इस पे बाढ़ आ रही है, और मैं ये रख देता हूं, ये ऊंचा है ना केप, तो यहाँ की मिट्टी बदल जाएगी क्या? नहीं, बाढ़ तो इधर आ रही नीचे, ठीक है ना। तो ऊंचा क्षेत्र जहां पर हर साल बाढ़ का पानी नहीं आ पाता, वहां की मिट्टी चेंज नहीं हो पाती, तो आप बोलेंगे इसी को पुरानी जलोढ़। क्या बोलेंगे? एक ही क्वेश्चन लोग रट के जाते हैं, बस आपको भी वही करना है। बांगर क्या होता है? आप बोलेंगे पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा। फिर पूछो खादर क्या होता है? आप बोलेंगे नई जलोढ़, न्यू एलुवियल, ओल्ड एलुवियल, नई जलोढ़ को खादर बोलते हैं। बस यही पूछे खादर क्या है? आप बोलेंगे खादर नई जलोढ़ है। खादर क्या है? नई जलोढ़। चलिए देखिए वापस से, बांगर एंड खादर। अब ध्यान देना मेरी बात पे, अब एक क्वेश्चन और बना होगा फर्टाइल और अनफर्टाइल से। देखिए बेटा, ये ऊंचा क्षेत्र था, आपने बोला पानी नहीं आया हर साल, तो मिट्टी नहीं बदल पाई, तो मिट्टी कैसी होगी? अच्छी होगी, उपजाऊ या अनुपजाऊ होगी? बताइए, सीधी सी बात है, अनफर्टाइल होगी, क्योंकि मिट्टी पुरानी हो जाएगी तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी। तो आपसे पूछे क्या ये उपजाऊ क्षेत्र है? आप बोलेंगे नहीं, यहां पर उपजाऊ क्षमता ना के बराबर होती है। तो लिख देते हैं ये ऊंचा क्षेत्र होता है, इसी को बोलते हैं पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़। और यहां पर क्या होता है? ये जो कि क्या होती है? अनउपजाऊ, मतलब अनफर्टाइल होती है। ये बात कर रहे हैं बांगर की। किसकी बात कर रहे हैं? बांगर। अब इसका अपोजिट खादर समझ लीजिए। खादर में क्या बोलूंगा कि ये एक प्लेस में बना, टापू नहीं है, ये प्लेन प्लेस है, हर बार पानी आएगा और हर बार इसकी मिट्टी को बदल कर जाएगा, और मिट्टी बदल जाएगी तो उसमें नई फर्टिलिटी आ जाएगी, ठीक है ना, नई उर्वरक क्षमता आ जाएगी। तो आपको क्वेश्चन देना है, ये समतल मैदान है जहां पर हर साल बाढ़ का पानी आता है और इसीलिए मिट्टी परिवर्तित हो जाती है, इसीलिए इसको नई जलोढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लियर? तीनों चीज एक साथ जोड़ लेंगे। ऊंचा एरिया होगा तो मिट्टी नहीं बदलेगी, मिट्टी नहीं बदलेगी तो पुरानी जलोढ़ बोलूंगा, और पुरानी जलोढ़ होगी तो उपजाऊ भी नहीं होगी, खराब हो जाएगी 2-4-5 साल में, ठीक है ना। और ये वाली कैसी है? हर साल नई मिट्टी आएगी तो हर साल उस मिट्टी की क्या होगी? उर्वरक क्षमता बनी रहेगी। ये हो गया बांगर, खादर, बांगर, खादर, भाबर, तराई। ये 4 शब्द सीखना है आज मुख्य रूप से। ये बता दिया आपको, भांगर चट्टानी प्रदेश, तराई ये पूरा फैलाव वाला, ठीक है। उसके बाद बांगर और खादर। एक और शब्द याद रखना, रेह। रेह या कल्लर कई बार पूछ लेते हैं बच्चे, कंफ्यूज होते हैं। रेह क्या होता है और कल्लर क्या होता है? ये बांगर का क्षेत्र है, बांगर का ऐसा क्षेत्र जहां पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, और उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है? ऊपर एक सफेद सफेद टाइप की मिट्टी होती है, उसी को रेह या कल्लर बोलते हैं। व्हाइट एक परत जम जाती है, ठीक है ना। बांगर के क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र जहां पर इरिगेशन थोड़ा हो रहा है, वहां की मिट्टी में एक सफेद परत चढ़ जाती है, उसे रेह या कल्लर कहा जाता है। बता देंगे रेह या कल्लर के बारे में, इतना याद रखेंगे। अब दूसरी बात बताइए बेटा, देखिए
देखिए वापस से अपनी बात पे आए, ये गंगा का मैदान था, काय काय में याद रखेंगे, एक तो पॉपुलेशन में ये सबसे बड़ा है, एक दूसरी बात जनसंख्या घनत्व में भी सबसे बड़ा है, तीसरी बात इसमें कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी का मैदान है, ठीक है ना, और चौथी बात ये कुल मिला के कितने 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक है ना। हिमालय के तुरंत क्या है, दक्षिण में है। मैं पूछूंगा प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय के बीच के पार्ट को क्या कहेंगे, उत्तर भारत का विशाल मैदान। और इसका ढाल बहुत ज्यादा नहीं है, कम ढाल है इसका, प्लेन मैदान है, समतल है, पूरी उपजाऊ भूमि है, भारत का मैक्सिमम फूड प्रोडक्शन यहीं पर होता है। मगर एक बात याद रखेंगे, कमजोर स्थिति की बात करें तो खनिज और वनों की दृष्टि से थोड़ा वीक ये क्षेत्र माना जाता है। और आप ये भी जानते हैं, मौसम में पढ़ते हैं बेटा, ये वही मैदान है जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखेगा मई के महीने में, ठीक है। यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, ये मैदान वही है। इस मैदान के कारण ही भारत में बारिश आती है, मानसून आता है, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर का बेल्ट बनता है मई के महीने में, और वो लो प्रेशर नीचे से हाई प्रेशर वाली हवाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कि तुम मेरी तरफ आओ। और ये जो मैदान है, ये आपका मध्य प्रदेश तो नीचे थोड़ा, ठीक है ना, आपके मध्य प्रदेश का ये ऊपर का संभाग है, यहाँ पर ग्वालियर और चंबल, मगर यहाँ से आपको बारिश मिलती है। बारिश ऐसे आती है, नीचे से केरल होती है, तो बारिश को बुलाने में किसका कंट्रीब्यूशन है, उत्तर भारत के मतलब बारिश बुलाने में सामने वाले का कंट्रीब्यूशन है। मई के महीने में सामने वाला पूरा टेम्परेचर झेलता है सबसे ज्यादा, ठीक है। और आई बात तीसरी, ठंड के मौसम में, और ठंड के मौसम में ये हवाएं, मैंने आपको बताया था पिछले बार, इधर से घूम के इधर से आती है, मेरा रास्ता दिख रहा है, ये पंजाब के रास्ते से ठंडी हवा आ जाती है, और वो ठंडी हवा पूरे उत्तर भारत में पूरे इस मैदान को अपनी ठंड में लपेट लेती है, जिसे शीत लहर के नाम से जाना जाता है। गर्मी भी यही झेलेंगे, शीत ऋतु में सर्वाधिक शीत लहर का सामना भी यही करेंगे। और आपको मालूम है, इंडियन मानसून, भारतीय बारिश या मानसून को बुलाने वाला जो निम्न दाब का क्षेत्र है, वो भी इसी मैदान में बनेगा। पाकिस्तान से लेकर यहां तक एक निम्न दाब बनता है जो बारिश को बुलाता है।